तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक नया कानून जारी किया गया है और उस कानून के तहत साइबर तहसीलदार को नामांतरण का अधिकार दिया गया है। नामांतरण के अधिकार के तहत अब साइबर तहसीलदार कैसे नामांतरण करेगा और अगर साइबर तहसीलदार ने नामांतरण किया है तो उसकी अपील कहां पर होगी, साइबर तहसीलदार कौन होगा, साइबर तहसीलदार किसे कहते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो काल्पनिक नाम लिए, एक नाम है रामलाल, एक नाम है श्यामलाल और यह पूरा ग्राफ जो हमने यहाँ बनाया है, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि साइबर तहसीलदार किसे कहते हैं, साइबर तहसीलदार कैसे नामांतरण करता है, साइबर तहसीलदार के नामांतरण के आदेश के विरुद्ध कैसे अपील होगी या नहीं होगी, और होगी तो कहाँ होगी और किस धारा के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक खेत है, ठीक है, और ये खेत जो है ये इस रामलाल का है। ये रामलाल जो है इस खेत को अगर श्यामलाल को बेचना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा अब कि ये रामलाल और श्यामलाल जो है ये दोनों उपपंजीयक कार्यालय जाएंगे। ठीक है, और उपपंजीयक कार्यालय जाने के बाद में इस खेत के संबंध में इन दोनों के बीच में इस खेत की रजिस्ट्री होगी, अर्थात विक्रय पत्र का निष्पादन होगा। और वह विक्रय पत्र जो है वह क्या होगा कि सीधे सीधे साइबर तहसीलदार के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, कहाँ पर पहुंच जाएगा, सीधे सीधे साइबर तहसीलदार के पास में पहुंच जाएगा। अब साइबर तहसीलदार क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, साइबर तहसीलदार उसे कहा जाएगा कि जैसे कोई भी काम जो तहसीलदार है वह जब अपना काम जो है ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन अर्थात अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से अपनी आईडी से उसको संपन्न करेगा, तो ऐसा कार्य जो है वह साइबर तहसीलदार का कार्य कहा जाएगा। और इस प्रकार का कार्य करने वाला तहसीलदार जो है वह साइबर तहसीलदार कहा जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार की शक्तियाँ जो है राज्य शासन के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से ऐसे तहसीलदार को दी जाएगी। और जब उसको दी गई शक्तियां हैं और उसका वो पालन करता है, उसका उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे साइबर तहसीलदार कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इन दोनों के बीच में जो रजिस्ट्री हुई है, जो विक्रय पत्र हुआ है, और वह विक्रय पत्र जो है साइबर तहसीलदार के पास में पहुँच जाता है, अर्थात उसके कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में साइबर तहसीलदार क्या करेगा कि इसको अगर लगता है तो उसकी संक्षिप्त वह जाँच कर सकता है, और अगर इसको लगता है कि नहीं नामांतरण कर देना चाहिए तो वह तत्काल उसका नामांतरण कर देगा, छोटी मोटी जांच करने के बाद में, और उस नामांतरण का अमल आदेश जो है वह पटवारी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, पटवारी के भी उसमें कर्तव्य निर्धारित कर दिए जाएंगे कि इतने समय में उसको अमल आदेश करके, अर्थात ये ज़मीन जो है यह जब सरकारी कागज़ में इस रामलाल के नाम पर है तो इस ज़मीन को सरकारी कागज़ में इस श्यामलाल के नाम पर करते हुए उसकी रिपोर्ट तत्काल साइबर तहसीलदार को भेजनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जब साइबर तहसीलदार अपना नामांतरण कर देगा तो ऐसी स्थिति में उस नामांतरण के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह व्यक्ति अपनी आपत्ति किस प्रकार से दर्ज करवा सकता है, और अगर उस आदेश से व्यथित है तो ऐसी स्थिति में वह अपील कहां पर कर सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत अपील के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और साइबर तहसीलदार के आदेश की अपील कहाँ होगी और किस प्रकार से होगी, इस संबंध में कानून में जो प्रावधान दिए गए वे मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 55 में दिए गए। ठीक है, और 55 में यह कहा गया है कि जैसे किसी तहसीलदार के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश की अपील जहां पर होती है उसी जगह पर साइबर तहसीलदार के आदेश की भी अपील होगी। तो इसलिए साइबर तहसीलदार के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी अपील जो होगी वह एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष होगी, और वह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत प्रस्तुत होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह कानून जो शासन के द्वारा पारित किया गया है इससे लोगों को यह फ़ायदा मिलेगा कि पहले क्या होता था कि जैसे दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित होता था तो उसको जब उपपंजीयक कार्यालय में निष्पादित करवाया जाता था तो उस दस्तावेज को लेकर लोग पटवारी और तहसीलदार के कार्यालय के चक्कर लगाते रहते थे। तो इसलिए शासन ने यह सोचा कि जनता को अधिक भटकना न पड़े और उसका काम जो है सीधे सीधे डिजिटल इंडिया के हिसाब से उपपंजीयक कार्यालय से सीधे सीधे साइबर तहसीलदार के डैशबोर्ड पर पहुंच जाए और वहां से सीधे सीधे लोगों का नामांतरण हो जाए। अब इसमें नामांतरण कौन कौन सा शामिल रहेगा उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर यह रामलाल जो है यह इस खेत को इस श्यामलाल को दान करना चाहता है और इस संबंध में अगर इस खेत का दान पत्र जो है वो उपपंजीयक कार्यालय में निष्पादित होता है तो उस दान पत्र का नामांतरण भी साइबर तहसीलदार के माध्यम से किया जा सकता है। अगर विक्रय पत्र निष्पादित होता है अर्थात यह रामलाल जो है इस खेत को इस श्यामलाल को बेचना चाहता है
और ऐसा विक्रय पत्र निष्पादित अगर उपपंजीयक कार्यालय में होता है तो उपपंजीयक कार्यालय से सीधे सीधे साइबर तहसीलदार के माध्यम से उस विक्रय पत्र का नामांतरण हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस खेत के बदले ये रामलाल जो है इस श्यामलाल से कोई दूसरा खेत लेना चाहता है और इन दोनों के बीच में अगर इस खेत का विनिमय होता है तो ऐसी स्थिति में विनिमय ग्रहीता अगर ये श्यामलाल है तो ऐसी स्थिति में भी विनिमय पत्र जो है दोनों पक्षों के बीच में अपने अपने खेत का इस उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत होगा और उस विनिमय के माध्यम से उपपंजीयक कार्यालय से वह साइबर तहसीलदार के पास में पहुंच जाएगा वह विनिमय पत्र, और साइबर तहसीलदार जो है उस विनिमय का नामांतरण कर सकता है। ठीक है, केवल वसीयत जो है उस वसीयत का नामांतरण करने का अधिकार जो है साइबर तहसीलदार को नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई वसीयत पंजीकृत होती है उपपंजीयक कार्यालय में तो उसके स्वत्व का निर्धारण करने का अधिकार जो है वह केवल सिविल न्यायालय को रहेगा, अगर उस वसीयत के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस कानून के लोगों को कई फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन जब तक इसको लागू नहीं किया जाता, जब तक यह धरातल पर लागू नहीं होगा, तब तक इसके क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं ये सामने नहीं आएंगे। और अगर इसके कोई नुकसान आते हैं तो ऐसी स्थिति में शासन के द्वारा ऐसे कानून को वापस भी किया जा सकता है, जैसा कि समय समय पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में कई संशोधन किए गए हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।